हेलो एवरीबॉडी, यू ऑल आर अगेन वेलकम टू माय चैनल साइंस दुनिया। जैसा कि आप जानते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे थे और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर हमने ओम्स लॉ पढ़ लिया था और ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी कर लिया था और हमने साथ साथ रेजिस्टेंस की डेफिनेशन भी पढ़ ली थी। तो आज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला और आएगा हमारे सामने और ये फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत काम में आने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक के साथ। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा ओम्स लॉ था, हमारा ओम्स लॉ कहता है कि भाई V इज इक्वल्स टू क्या होता है, IR। ओम्स लॉ था V इज इक्वल्स टू IR, ये हमारा ओम्स लॉ था। प्लीज जिन्होंने ओम्स लॉ नहीं पढ़ा और जो ओम्स लॉ नहीं जानते हैं वो मेरे पुराने वीडियोस सीक्वेंस वाइज, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के पहले वीडियो से लेकर इससे पहले वाले वीडियो तक आप प्लीज देख कर आए, तो आप जानेंगे कि ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, पोटेंशियल, करंट, ये सब क्या होता है और आपको ये सारी टर्म्स क्लियर हो जाएंगी। तब जाकर आपको ये वीडियो समझ में आएगा और आपको चैप्टर का हर एक टॉपिक धीरे धीरे सीक्वेंस वाइज समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने अपने वीडियोस में बिल्कुल सीक्वेंस से आपको हर एक टॉपिक समझाया है। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो के साथ। ओम्स लॉ कहता है, ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू IR, जिसमें V होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, I होता है हमारा करंट और R, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, R हमारा हॉट टॉपिक जो है हमारा रेजिस्टेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक के साथ। टॉपिक कह रहा है कि आज हम कहेंगे फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। मतलब आज हम पूरे टॉपिक के अंदर किसके बारे में बात करने वाले हैं, R के बारे में। R क्या होता है हमारा, रेजिस्टेंस। तो आज हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी चीजें हैं और ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे कौन डिपेंड करता है, हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए मैंने यहां पर क्या ले लिया, एक कंडक्टर, ठीक है। मैंने अपने वीडियोस में कंडक्टर के बारे में आपको बता रखा है बहुत अच्छे से, ओम्स लॉ के बारे में भी बता रखा है बहुत अच्छे से। प्लीज पुराने वीडियोस देखिए मेरे, ताकि आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर बहुत अच्छे से सीक्वेंस वाइज, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर देखिए क्या माना है, कंडक्टर, ठीक है। मैंने बोला कि इस कंडक्टर की लेंथ, लंबाई, मतलब ये कंडक्टर कितना लंबा और कितना लेंथ का माना मैंने, L लेंथ का। ये मैंने कहा कि इस कंडक्टर की लेंथ क्या है, L, और मैंने बोला कि इस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब ये कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है और इस कंडक्टर का एरिया कितना है, A। तो मैंने, क्वेश्चन कह रहा है और टॉपिक कह रहा है कि हमें वो चीजें निकालनी है और हमें क्या निकालने हैं, वो फैक्टर्स निकालने हैं जिस पे कौन डिपेंड करता है, हमारा रेजिस्टेंस। और हमें ये पता लगाना है कि रेजिस्टेंस कौन कौन सी चीजों पे क्या करता है, डिपेंड करता है। तो इस टॉपिक को प्रूफ करने के लिए और इस टॉपिक के आंसर के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्या माना है, एक कंडक्टर। इस कंडक्टर की लेंथ मैंने यहाँ पे देखी कितनी मानी, L लेंथ मानी है, और इस कंडक्टर का एरिया मैंने कितना मान लिया, A। जैसे मान लीजिए ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर की लेंथ, लंबाई, ये कितना लंबा माना मैंने, L, और ये कितना एरिया ले रहा है और कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, A एरिया। यहाँ पे दो टर्म्स मैंने आपको दिखाई है, एक है L जो है हमारी लेंथ कंडक्टर की, और A क्या है हमारा कंडक्टर का एरिया। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। अगर ये कंडक्टर की लेंथ L है, एरिया A है, और अगर ये कंडक्टर है, कंडक्टर वो होता है जिसमें से क्या फ्लो करता है, चार्ज। चार्ज अगर इस कंडक्टर में से फ्लो होगा तो डेफिनेटली इस कंडक्टर में क्या आने वाला है, I, क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज तो क्या होता है, करंट। करंट मतलब I। तो इस कंडक्टर में करंट भी आएगा, करंट आएगा तो साथ साथ क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो करंट आएगा। मतलब इस कंडक्टर में V भी है और इस कंडक्टर में क्या है, I भी है, क्योंकि अगर ये कंडक्टर है तो इसमें क्या फ्लो होगा, चार्ज फ्लो होगा, और अगर इसमें चार्ज फ्लो होगा तो इसमें क्या आएगा, करंट आएगा। करंट के साथ साथ पोटेंशियल डिफरेंस, और ओम्स लॉ अप्लाई होते के साथ ही इसमें क्या हो जाएगा, R भी आ जाएगा। मतलब मैंने इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना मान लिया, R। तो तीन टर्म्स बहुत अच्छे से देखिए, कंडक्टर की लेंथ क्या है, L, कंडक्टर का एरिया क्या है, A,
और इसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस मैंने कितना ले लिया, R ले लिया। अब हमें यह पता लगाना है कि कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो किस किस चीजों पे डिपेंड करता है और ऐसे कौन से फैक्टर है जिन पे रेजिस्टेंस कंडक्टर का क्या कर रहा है, डिपेंड। तो चलिए पहले फैक्टर के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला फैक्टर है इफेक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। पता है जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है, मतलब जो ये कंडक्टर का रेजिस्टेंस है ना R, ये रेजिस्टेंस कंडक्टर की लेंथ के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो पहला फैक्टर यहां पे क्या आ गया, पहला फैक्टर है हमारी लेंथ कंडक्टर की। तो रेजिस्टेंस कहता है सबसे पहला फैक्टर क्या है, लेंथ है। तो रेजिस्टेंस लेंथ के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसकी लेंथ, कंडक्टर की लेंथ। तो यहां पे आपको एक फॉर्मूला दिख ही रहा है छोटा सा कि भाई रेजिस्टेंस, ये साइन किसका है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है कंडक्टर की, और डिपेंड कैसे करता है कि भाई जो रेजिस्टेंस होता है वो कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो पहला फैक्टर क्या आ गया, लेंथ। ठीक है, अब दूसरे फैक्टर के बारे में बात करते हैं, इफेक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब दूसरा फैक्टर क्या आ गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया के जो हमने माना था कंडक्टर का, कितना माना है, A। जैसे रेजिस्टेंस लेंथ के क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वैसे ही रेजिस्टेंस एरिया के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, लेंथ के तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली है, पर रेजिस्टेंस एरिया के देखिए क्या है, ऊपर नीचे। मैंने आपको बताया था आमने सामने हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ऊपर नीचे हो तो वो टर्म इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहलाती है। तो मान लीजिए इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन 1 और इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन 2। तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूं। मान लीजिए कि रेजिस्टेंस लेंथ पे तो डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मान लीजिए कंडक्टर की लेंथ को मैंने कंडक्टर को ऐसे खींच दिया और उसकी लेंथ डबल कर दी। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, अगर लेंथ बढ़ेगी तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अगर लेंथ डबल हो गई तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है, डबल। एरिया बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम। मतलब ये दोनों एक दूसरे के एंटी है। एंटी मतलब ये दोनों इनवर्सली है और ये दोनों क्या है, डायरेक्टली। पर पहले दो फैक्टर्स क्या आ गए जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। नंबर 1 फैक्टर इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड नंबर 2 फैक्टर इज एरिया ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस लेंथ के होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड एरिया के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, आगे जाके हम इस पे बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब तीसरा फैक्टर आ गया रेजिस्टेंस का, टेम्परेचर। कहते हैं रेजिस्टेंस अगर मेटल का देखा जाए, अगर कंडक्टर प्योर मेटल हो तो जैसे अगर कंडक्टर मेटल है तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। मतलब तीसरा फैक्टर क्या आ गया जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, टेम्परेचर। देखिए मैंने अभी तक आपको 3 फैक्टर बता दिए जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। सबसे पहले रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर लेंथ पे। नंबर 2 किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे। एंड नंबर 3 किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे। लेंथ के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर टेम्परेचर की बात करें तो अगर कंडक्टर मेटल है तो वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा, पर किसके केस में, ओनली इन द केस ऑफ मेटल्स। और अगर मेटल की जगह कंडक्टर किसका बना हुआ हो, अलॉय का। अलॉय का मतलब क्या होता है, मिक्सचर ऑफ या तो 2 मेटल या फिर 1 मेटल और 1 नॉन मेटल। अगर ऐसा कुछ होगा तो टेम्परेचर पे फिर रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करेगा। मतलब रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे कब डिपेंड करता है, किसके केस में, सिर्फ और सिर्फ मेटल्स के केस में। ठीक है, मेटल्स के केस में अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। पर अगर मेटल ना होके कंडक्टर किसका बना हुआ है, अलॉय का बना हुआ है। अलॉय किसका मिक्सचर होता है, या तो 2 मेटल्स का या फिर 1 मेटल और 1 नॉन मेटल का। अगर अलॉय की बात करी जाए तो रेजिस्टेंस फिर टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो हम 3 फैक्टर पढ़ चुके हैं, नंबर 1 लेंथ, नंबर 2 एरिया एंड नंबर 3 टेम्परेचर। चलिए नंबर 4th फैक्टर पे आते हैं। जो हमारा 4th फैक्टर है वो है नेचर।
नेचर ऑफ मटेरियल। अब इस नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब क्या है? नेचर का मतलब होता है किस चीज से मिलके बना है एक सब्सटेंस। या तो सब्सटेंस किससे मिलके बना होगा? प्योर मेटल, मतलब या तो कंडक्टर किसका बना हुआ होता है? प्योर मेटल का बना होगा। या फिर सब्सटेंस किसका बना हुआ होता है? एलॉय का, मतलब कंडक्टर किसका बना हुआ होगा? एलॉय का। इंसुलेटर का तो कोई यहाँ पे रोल ही नहीं है, क्योंकि इंसुलेटर में से तो ना करंट पास होता है ना चार्ज। तो यहाँ तो कंडक्टर किसका बना हुआ होता है? एलॉय का। यहाँ कंडक्टर किसका बना हुआ होगा? मेटल का। ठीक है, तो कहने का मतलब है नेचर वाइज, मतलब सब हर मटेरियल का नेचर और हर कंडक्टर का नेचर, नेचर मतलब किस मटेरियल का बना हुआ है वो। ठीक है, सबका नेचर अलग अलग होता है और रेजिस्टेंस भी उसके अकॉर्डिंग वेरी करता है। जैसे अगर रेजिस्टेंस देखा जाए किसका? एलॉय का। अगर एलॉय का रेजिस्टेंस देखा जाए तो वो बहुत ज्यादा क्या होता है? हाई होता है। पर अगर यही प्योर मेटल का रेजिस्टेंस देखा जाए तो वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है? लो होता है। मतलब रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? कि किस नेचर का वो मटेरियल का बना हुआ है। मतलब रेजिस्टेंस का चौथा फैक्टर क्या हो गया? उसका मटेरियल, कि किस मटेरियल का वो बना हुआ है। अगर मटेरियल यहाँ पर कंडक्टर का अलॉय हुआ तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा। और अगर वो बना हुआ है प्योर मेटल का तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ विच अ कंडक्टर इज मेड, कि किस कंडक्टर किस मटेरियल का बना हुआ है। सम मटेरियल्स है लो रेजिस्टेंस, जैसे लो रेजिस्टेंस वाले हमारे कौन हो गए? लो रेजिस्टेंस वाले हो गए हमारे मेटल्स, अगर कंडक्टर किसका बना हुआ हो? मेटल का। एंड सम हैज हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस वाले हमारे कौन हो गए? अलॉय हो गए। ठीक है, तो रेजिस्टेंस अगर इन शॉर्ट देखा जाए तो रेजिस्टेंस कितने फैक्टर्स पे, क्वेश्चन क्या था हमारा और आज का हमारा टॉपिक क्या था? हमारा टॉपिक था कि वो फैक्टर्स बताओ जिस पे रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर क्या कर रहा हो? डिपेंड। कि भाई आप वो फैक्टर बताइए जिस पे रेजिस्टेंस क्या कर रहा हो? डिपेंड। तो रेजिस्टेंस कितने फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है? यहाँ पर 4 फैक्टर्स पे। सबसे पहला फैक्टर आ गया हमारा लेंथ। लेंथ के रेजिस्टेंस क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सेकेंड फैक्टर इज एरिया। एरिया के रेजिस्टेंस क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, देन थर्ड इज टेम्परेचर। रेजिस्टेंस और किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर। ठीक है, अगर मेटल्स हैं, अगर कंडक्टर किसका बना हुआ है? मेटल का, तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। पर अगर जो कंडक्टर है वो किसका बना हुआ होगा? अलॉय का, तो उस केस में रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, उस पे टेम्परेचर का कोई असर नहीं होता। एंड फोर्थ फैक्टर इज मटेरियल, कि किस मटेरियल का वो सब्सटेंस बना हुआ है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। अब मैंने आपको ये फैक्टर्स तो पढ़ा दिए रेजिस्टेंस के, अब हम बात करेंगे एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है रेजिस्टिविटी। जैसे हमने रेजिस्टेंस पढ़ा था वैसे ही हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी क्या होती है, कैसे आती है, चलिए देखते हैं। अब थोड़ा रिवाइंड करिए, और मैंने आपको बताया था कि मैंने कहा था कि यार इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए? 2 मान लीजिए। तो देखिए मैंने इस इक्वेशन को यही लिख दिया वापस से। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी और ये हमारी क्या थी? इक्वेशन नंबर 2। कि रेजिस्टेंस लेंथ के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और रेजिस्टेंस एरिया के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब मैंने इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया? कंबाइन। देखिए यहां पर मैंने इन दोनों को क्या कर दिया? कंबाइन। कंबाइन करने का मतलब है मैंने एक साथ लिख दिया जोड़ के। ये इक्वेशन फर्स्ट थी, ये इक्वेशन क्या थी? सेकंड थी। तो मैंने इनको इकट्ठा करके एक साथ यहां पे लिख दिया कि भाई रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/A। कोई दिक्कत? उसके बाद आप जानते हैं, और मैंने आपको पहले ही बताया था जब मैंने आपको ओम्स लॉ पढ़ाया था, कि भाई जो ये साइन होता है ना, इसका रिवाज होता है कि ये किस में बदल जाता है? इक्वल्स टू में। ये तो एक रिवाज है कि ये हमेशा किस में बदलता है? इक्वल्स टू में। और जब भी ये साइन इक्वल्स टू में बदलता है तो अपने साथ क्या ले आता है? एक कांस्टेंट। जैसे ओम्स लॉ याद कीजिए। ओम्स लॉ क्या था? कि भाई ओम्स लॉ ने कहा था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। यहां पर भी ये साइन किस में बदला था? इक्वल्स टू में। और जैसे ये साइन यहाँ पे इक्वल्स टू में बदला था, एक कांस्टेंट आया था, और उस कांस्टेंट का नाम क्या था? R, जो है हमारा रेजिस्टेंस, जो हमारे ओम्स लॉ से आया है। वैसे ही यहां पर भी यही कंसेप्ट लगा है कि पहली इक्वेशन ये रही, दूसरी इक्वेशन ले रही, इन दोनों को मैंने क्या कर दिया? कंबाइन करके एक साथ लिख दिया। इस साइन का तो रिवाज होता है कि हमेशा किस में बदलेगा? इक्वल्स टू के साइन में बदलेगा। और जैसे ही ये साइन इक्वल्स टू के साइन में बदलता है, अपने साथ क्या ले आता है? ये एक कांस्टेंट। उस कांस्टेंट का नाम होता है रो। देखिए मैंने यहाँ पे बनाया है वो कांस्टेंट, मैं आपको बना
के दिखा देती हूँ कि ये बनता कैसे है। ये जो कांस्टेंट यहाँ पे आया है इसका नाम है, आप बनाएंगे कैसे, देखिए इसको आपको ऐसे करना और ऐसे कर देना। ये साइन किसका होता है, रो का, इसको बोलते हैं इंग्लिश में RHO, रो। इस साइन का नाम है रो और ये रो है हमारी रेजिस्टिविटी। ये जो कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन जब यहाँ पर इक्वल्स टू में बदला तो एक कांस्टेंट लेकर आया, इसी कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, रो मतलब रेजिस्टिविटी। तो आपके पास एक नया फॉर्मूला आया, फॉर्मूला है R इज इक्वल्स टू रो L बाय A। अब मैं आपको बता देती हूं उसमें क्या क्या चीजें हैं। R है हमारा रेजिस्टेंस, L है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A है एरिया ऑफ द कंडक्टर और ये जो साइन है ये साइन है रो मतलब ये क्या है, एक कांस्टेंट और इसका नाम क्या है, रेजिस्टिविटी। अब इसकी निकालते हैं हम डेफिनेशन कि भाई हमने पढ़ तो लिया कि भाई ये रो है, ये रेजिस्टिविटी है, पर इसकी डेफिनेशन क्या है। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। मान लीजिए फिर से मैंने यहाँ पे क्या लिया, कंडक्टर, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिया, एक कंडक्टर। मैंने इस कंडक्टर की लेंथ कितने मीटर मान ली, 1 मीटर। मैंने इसकी लेंथ कितनी मान ली, 1 मीटर और इसी कंडक्टर का मैंने एरिया कितना मान लिया, 1 मीटर स्क्वायर। कंफ्यूज मत हुएगा, लेंथ की ऐसा यूनिट मीटर होती है, एरिया की मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है। अब यहाँ पे लेंथ भी 1 है और एरिया भी क्या है, 1 है। इन दोनों चीजों को उठाओ और इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। जैसे हम इसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो R इज इक्वल्स टू रो तो ऐसा का ऐसा, ठीक है, लेंथ की वैल्यू हम यहाँ पे क्या लेंगे, 1 और एरिया की भी वैल्यू क्या ले लेंगे, 1 तो गायब हो गया, सिर्फ R किसके बचा, किसके इक्वल बचा, रो के। तो कहने का मतलब है रो मतलब रेजिस्टिविटी के, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि यार ये रेजिस्टिविटी क्या चीज है तो आप ये नहीं बोलेंगे कि यार ये किसके बराबर होती है, रो के बराबर, इसका सिंबल रो होता है और रो को ही क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। वो तो ठीक है, वो तो उसका क्या हो गया, एक सिंबल हो गया, पर एक्चुअल में इस रो की डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन यूं होती है कि जो हमारी रेजिस्टिविटी है ये एक्चुअल में होती क्या है, ये रेजिस्टेंस के बराबर होती है। तो रेजिस्टिविटी इज एक्चुअली और रेजिस्टिविटी इज एक्चुअली इक्वल टू द रेजिस्टेंस। हम ये मानते हैं कि रेजिस्टिविटी नियरली किसके बराबर होती है, रेजिस्टेंस के ही बराबर होती है। पर ऐसा कब होगा, जब लेंथ और एरिया कंडक्टर का क्या हो जाए, यूनिटी का मतलब होता है दोनों की वैल्यू कितनी हो जाए, 1 हो जाए। इस यूनिटी वर्ड का मतलब क्या है, 1 वैल्यू हो। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि ये रेजिस्टिविटी क्या है तो आप बोलोगे रेजिस्टिविटी इज नियरली और इट इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी किसकी जैसी है और किसके बराबर होती है, रेजिस्टेंस के बराबर। पर कब, हम डेफिनेशन निकालने के लिए ये सब कर रहे हैं, एक न्यूमेरिकल डेफिनेशन है ये कि रेजिस्टिविटी इज नियरली इक्वल टू रेजिस्टेंस। पर कब, जब लेंथ एंड एरिया बिकम्स यूनिटी मतलब जब लेंथ और एरिया की वैल्यू 1 हो जाती है तब रेजिस्टिविटी किसके बराबर हो जाती है, रेजिस्टेंस के बराबर हो जाती है। तो रेजिस्टिविटी जो ये रो है ये एक ऐसा कांस्टेंट है जो नियरली किसके बराबर होता है, रेजिस्टेंस के ही बराबर होता है, जब लेंथ और एरिया दोनों ही क्या बन जाए, यूनिटी बन जाए, ठीक है। तो एक छोटी सी चीज और करते हैं, अब यहां पर हम एसआई यूनिट निकालते हैं। किसकी एसआई यूनिट निकालेंगे, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, हमारे रेजिस्टिविटी के बारे में। तो चलिए फिर से फॉर्मूले पे आ जाइए। फॉर्मूला है R इज इक्वल्स टू, चलिए मैं यही लिखती हूं, R इज इक्वल्स टू रो L बाय A। ये हमारा क्या है फॉर्मूला कि रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो L बाय A। मुझे यहां पर वैल्यू किसकी निकालनी है, मैं आपको क्लियर करके दिखाती हूं आराम से। देखिए फॉर्मूला कह रहा था, फॉर्मूला है R इज इक्वल्स टू रो L बाय A। ये हमारा अभी अभी फॉर्मूला निकला था यहां से, ठीक है, जिसमें R हमारा रेजिस्टेंस था, रो हमारी रेजिस्टिविटी थी, L हमारी लेंथ थी कंडक्टर की और A हमारा क्या था, एरिया था। तो मुझे अब SI यूनिट निकालनी है, किसकी निकालनी है, रेजिस्टिविटी की निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां से रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकालिए। कैसे निकालेंगे, A को वहां भेज दीजिए। तो जब हम A को वहां भेज देंगे तो कुछ ऐसा नजर आएगा,
सिंपली ए को वहां भेजा, यहाँ डिवाइड में था तो वहां मल्टीप्लाई में हो गया। अब एल को नीचे ले आइए तो फॉर्मूला आ जाएगा आर ए बाय एल इज इक्वल्स टू रो। शफलिंग करिए बस, सिर्फ इस फॉर्मूले से किसकी वैल्यू निकालिए, रो की। ठीक है, तो रो की वैल्यू किसके बराबर आ गई, आर ए बाय एल। अब आर क्या है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है भाई, ये मैं अपने वीडियो में बता चुकी हूं कि रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, ओम। ठीक है, क्योंकि ओम्स लॉ से निकला था तो उसकी एसआई यूनिट क्या है, ओम। एरिया की अभी अभी बताई थी एसआई यूनिट होती है मीटर का स्क्वायर। लेंथ की एसआई यूनिट होती है मीटर इज इक्वल्स टू रो। मतलब ये जो रो का फॉर्मूला था ना, इसमें इसकी ऐसा यूनिट पुट कर दी। रेजिस्टेंस की ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर, लेंथ की मीटर। 1 मीटर से मीटर कैंसिल, तो रो की ऐसा यूनिट क्या आ गई, ओम मीटर। मतलब रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या है, ओम मीटर। देखिए जो फॉर्मूला है ना, आर इज इक्वल टू रो एल बाय है, ये न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज होने वाला है और मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कराने वाली हूँ इसके, और बोर्ड्स में भी इसके न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं, तो याद कर लीजिए अच्छे से फॉर्मूला। इसमें आर हमारा रेजिस्टेंस है, रो हमारी रेजिस्टिविटी है, एल लेंथ है कंडक्टर की, ए है एरिया, और रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या निकाली मैंने अभी अभी आपके सामने, ओम मीटर। और कितने फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, 4 फैक्टर्स पे। सबसे पहला फैक्टर है लेंथ, नंबर 2 एरिया, नंबर 3 टेम्परेचर बट ओनली इन द केस ऑफ मेटल्स, एंड नंबर 4 इज नेचर ऑफ द मटीरियल्स। ठीक है, सो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मुलाकात करते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।